Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will continue our topic that is your crystal field theory. देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में स्टडी किया था कि उसमें क्या होता है। आपके पास आयनिक बॉन्डिंग हम स्टडी करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो अब उसी चीज को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरीके से हम CFT को यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज करते हैं। हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, हमारे पास दो सेट बनते हैं T2G एंड EG, ठीक है। तो हम पूरा एकदम इसकी ABCD स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमने जब ये पढ़ लिया था कि दो सेट में वो आपका ब्रेक स्प्लिट अप हो जाता है d ऑर्बिटल्स, तो आगे फर्दर हम उसको किस तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से, ठीक है। उस पर बेस्ड हम आज कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, हमने स्टडी किया था। सबसे पहले क्या था हमारे पास, ये 5d ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, प्राइमरी इंटरेक्शन लगती है। अगर आपको नहीं पता प्राइमरी सेकेंडरी इंटरेक्शन तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, आफ्टर दैट यू विल प्रोसीड थ्रू दिस वीडियो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास यहाँ क्या थी, प्राइमरी इंटरेक्शन। प्राइमरी इंटरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी अट्रैक्शन को, ठीक। तो यहाँ पर क्या थी आपके पास, प्राइमरी इंटरेक्शन, जिसके अंदर आपके पास क्या थी, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन की एनर्जी क्या होती है, हमेशा कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, एनर्जी यहाँ पर 5d ऑर्बिटल्स की क्या हो गई, डाउन आ गई, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी इंटरेक्शन से क्या होता है, मैंने बताया था रिपल्शन क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लगती है सेकेंडरी इंटरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था आपके पास, फिर 5d ऑर्बिटल्स आए थे आपके पास, और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्टर्बेशन, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि आपके पास जब भी लाइगेंड अप्रोच करेगा मेटल d ऑर्बिटल्स के पास, तो वहां पर क्या होगा, जो आपके पास 5d ऑर्बिटल्स डीजेनरेट थे, मींस उन पांचों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी सिमिलर थी, अब क्या होगा, उनकी ब्रेकअप हो जाएगी टू सेट्स में, जिसे मैंने कहा था T2G एंड योर EG सेट, ठीक है। हमने यहीं तक स्टडी किया था। फाइन, तो यहाँ पर क्या था आपके पास, 3d ऑर्बिटल्स थे। वो कौन कौन से थे हम पढ़ेंगे, dxy, dyz और dxz। और मैंने EG में आपके पास क्या बताया था, दो ऑर्बिटल्स होंगे आपके पास, dz² एंड dx² माइनस y²। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है ना, आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, या फिर आप उसको बोल सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। देखिए दो टर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, वहां पर क्या करते हैं ना बच्चे, उनको सेम लेकर चलते हैं। एक आपके पास होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और एक होती है आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए मैं आपका दोनों जो आपके पास डाउट है, आज सारे के सारे आपके जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFT में आपके पास डाउट हो तो सारे क्लियर होंगे। आपको बस कुछ कॉन्सेप्ट्स मेमोराइज भी करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मैंने क्या ले लिया, बैरी सेंटर, ठीक है, BARY, बैरी सेंटर, मतलब जहां पर इनकी एनर्जी क्या है, सिमिलर है, ठीक है। जिसकी एनर्जी मैंने यहाँ पर E मान ली, ठीक है। अब यहाँ देखो मुझे क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कितना होता है। अब मुझे ये तो पता है कि T2G और EG के बीच में जो डिस्टेंस है वो डेल्टा नॉट के बराबर होता है। देखो आपके पास जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला, दिस वन, ये मैंने आपको बोल दिया डेल्टा नॉट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेल्टा नॉट का मतलब क्या होता है, हम पूरा पढ़ेंगे इसको, क्या होता है। देखो डेल्टा नॉट, अब मेरे को एक बात बताओ, 5d ऑर्बिटल्स आपके पास, ठीक है, कौन कौन से, dxy, dyz, dxz, dxz² dx² माइनस y²। एक्चुअली मैंने 5d ऑर्बिटल से क्यों लिए, क्योंकि देखो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर आपके पास ज्योमेट्री या तो sp3d2 बनती है या फिर d2sp3 बनती है ना। देखो जो ऑक्टाहेड्रल होता है आपके पास, वो किस तरीके से ज्योमेट्री बनती है, इस तरीके से बनती है ना,
4 तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये बुक है ना, 1 2 3 4 कॉर्नर्स होते हैं, एक इसके ऊपर मतलब यहाँ पर एक नीचे, मतलब एक इस तरीके से ऊपर आएगा आपका, यहाँ पर एक नीचे आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या करता है, इन चारों के साथ देखो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, देखो यहाँ पे ध्यान से 1 2 3 4 चारों कॉर्नर्स के साथ ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये 1 2 3 4 चार से बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं, और एक नीचे से होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर मेरे पास मेटल होता है, मेटल के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनता है आपका, इसे हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d2 होती है या फिर d2sp3 होती है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे कब sp3d2 होती है, कब d2sp3 आप पढ़ते हो, जैसे ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, ठीक है। ये आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये डेल्टा नोट क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब देखो मेरे पास बेरी सेंटर, मैंने एनर्जीज की ई मान ली क्योंकि यहाँ पर डी जनरेट थे सारे, मतलब सबकी एनर्जी इक्वल थी, मतलब एक ऐसी जगह पर है आपके सारे लिगेंड्स, देखो ये मेटल है और आपके पास ये लिगेंड्स चारों तरफ से जो आपके पास मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं वो स्फेरिकल फील्ड में कर रहे हैं, मतलब वहां पर क्या है ना, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो बैलेंस हो जाता है। तो वहां पर ना तो अट्रैक्शन रहती ना रिपल्शन रहती, इसलिए यहाँ पर इनकी सबकी डीजनरेट हो चुकी है सेकेंडरी इंटरेक्शन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर स्फेरिकल फील्ड है, मतलब जहां पर ना तो रिपल्शन काम कर रही ना अट्रैक्शन काम कर रही, लेकिन हाँ इसके जैसे ही बाद में आपके पास लिगेंड अप्रोच करेगा वैसे ही 2 सेट में आपका डी ऑर्बिटल ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है ना, ये 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर मैं एनर्जी जो नीचे मानूंगी और जो ऊपर मानूंगी डिफरेंट मानूंगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो ऑर्बिटल्स है वो डिफरेंट है, नीचे भी और ऊपर भी। अगर मेरे पास तीन ऊपर होते 3 नीचे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 3 अलग है नीचे और यहाँ पर जो 2 है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब मैं क्या मानती हूँ, यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को E मान लेती हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को E मान लेती हूँ तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स T2G में आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 2, ठीक है। यहाँ पर कितने आ सकते हैं 4, ठीक है। अब देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैंने E मान ली तो मेरे पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 + 4 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कितना मान सकती हूँ टोटल 10E, यानी कि मेरे पास ये पूरी एनर्जी जो है इसकी प्लस इसकी मिलाकर वो कितने आ गई 10E, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि देखो ये वाली तो यहाँ तक स्फेरिकल फील्ड थी, स्फेरिकल फील्ड से मतलब जहां पर स्टेबलाइजेशन थी उससे कितना नीचे आई एनर्जी और कितना ऊपर गई, ठीक है। हमें यही तो पढ़ना, डेविएशन कितनी हुई है इनिशियल से, मतलब इनिशियल से कितना नीचे हुआ और कितना ऊपर चला गया, मतलब ये वाला तो स्टेबलाइज को आपका रिप्रेजेंट करता है, वो ऊपर वाला डिस्टेबलाइजेशन, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हुई है, यहाँ एनर्जी डिक्रीज हुई तो स्टेबलाइज हुआ है मॉलिक्यूल, ऊपर हुआ है तो यानी डिस्टेबलाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने मान लिया मेरे पास ये वाले जो हैं, ठीक है, इस वाले की एनर्जी कितनी होगी मुझे ये बताओ, अगर ये E है, क्योंकि बेरी सेंटर की एनर्जी कितनी है आपकी E, ठीक, E - x, अगर मैं नीचे वाले को यहाँ पर x मान लूं, ठीक है, E - x, E में से कुछ एनर्जी नीचे गई है, मतलब डाउन हुई है, तो कुछ ना कुछ डिक्रीज हुई है, तो E - x कितना होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी हुई है डाउन हुई है बेरी सेंटर से, ठीक है। मतलब इस E में से मैंने कुछ नीचे माइनस कर दिया तो E - x की किसकी एनर्जी होगी, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की जिनकी एनर्जी स्टेबलाइज हुई है, ठीक है, प्लस इसकी एनर्जी कितनी है टोटल E थी, E में कितना ऐड करोगे, यहाँ पर मैंने मान लिया ये Y है, Y मैंने क्यों, देखो यहाँ पर X और Y अलग अलग क्यों लिए, क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, सेट अलग अलग है बिल्कुल, इसलिए यहाँ मैंने Y माना। ये देखो यहाँ पर ये प्लस होगा, यहाँ माइनस, क्योंकि ये स्टेबलाइज कर रहा है माइनस नीचे जाके, और ये प्लस, इसलिए यहाँ देखो माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस कितना होगा ये बताओ,
4 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स इनटू दिस प्लस y, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स में जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थी, ठीक है, इन एनर्जी कितनी होगी, ये बैरी सेंटर प्लस समथिंग, ठीक है, तो E प्लस वाई। इतना समझ आया? देखो यहाँ पे ध्यान से दोबारा, यहाँ देखो जो ये बैरी सेंटर से कितना नीचे आया है, -x करके, कितने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी, 6 इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी एनर्जी कितनी होगी, ये वाली जो एनर्जी कितनी होगी, E में कुछ ना कुछ ऐड होके गया है अबव, यानी एनर्जी इंक्रीज हुई है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 4E। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी एनर्जी कितनी है जो मैंने अभी निकाल ली, 10E। मतलब टोटल जो 10 एनर्जी थी, ये वाली टोटल 10 एनर्जी है वो किसके इक्विवेलेंट है, इनके इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया कि मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। आप ऐसे याद कर लेते हो 0.4 होती है, इसकी 0.6 होती है, ठीक है, ये निकालेंगे अभी यहाँ पे। अब इसको फाइंड आउट कर लो, 6e माइनस 6x प्लस 4e प्लस 4y दैट इज योर 10e, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ गया, यहाँ पर 10 एनर्जी माइनस 6x प्लस 4y डेट इज इक्वल टू 10e, ठीक है। तो यहाँ से 10e तो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या रह गया, 4y इक्वल टू 6x, और x कितना निकल के आया आपके पास, 4/6y, यानी कि 2/3y आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, इतना समझ में आया। अब क्या करना है मुझे, देखो अब मेरे पास जो ये टोटल है, ठीक है, x प्लस वाई, इनका टोटल जो सम आता है ना, x प्लस वाई, वो मुझे दिया होता है कि 1 डेल्टा नॉट होता है, वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से, ठीक है। तो ये तो मेरे पास ओवरऑल दिया होता है कि इतनी वैल्यू होती है, इसको 1 डेल्टा नॉट लिखो, 1 पर सेंटीमीटर लिखो, या फिर इसको लिखो 10 dq, ये सब इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। मतलब उसको आप कई बार आपको क्वेश्चंस में 10 dq देंगे, कभी 1 डेल्टा नोट देंगे, 1% पर तुम सारा समझाऊंगी 10 dq कैसे आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई है, x कितना है यहाँ पर देखो 2/3 y प्लस वाई इक्वल टू 1 डेल्टा, पहले हम डेल्टा नोट के फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है, यानी 5y डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कितनी आ जाएगी, 3 डेल्टा नोट डिवाइडेड बाय 5 दैट इज योर, आपके पास जो y है वो निकल के आता है 0.6 डेल्टा नोट, फाइन। अब यहाँ से अगर आपके पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है तो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x प्लस वाई था ना, x प्लस वाई इक्वल टू डेल्टा नोट था, तो इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर x था प्लस y कितना आ जाएगा, 0.6 डेल्टा नॉट दैट इज इक्वल टू डेल्टा नॉट, ठीक है। तो x कितना आ गया, डेल्टा नॉट माइनस 0.6 डेल्टा नॉट, तो कितना आ जाएगा आपके पास निकल के 1 माइनस 0.6 कितना होता है, 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से मैं समझ में आया कि जो ये डिस्टेंस था वो कितना आया। देखो यहाँ पर पहली बात तो मैंने -x लिया हुआ है, अब देखो यहाँ पर आपका 0.4 निकल के आया, लेकिन यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं। माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि इससे ये एनर्जी डाउन गई है, मतलब नेगेटिव हुई है, कुछ ना कुछ कम हुई है, और यहाँ पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, कुछ ना कुछ हमारी एनर्जी इंक्रीज हुई है E पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था ना E माइनस एक्स, ठीक है। अगर एनर्जी बेस सेंटर को आप 0 मानकर चलो यहाँ पर, तो 0 माइनस एक्स यानी कि -0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया -0.4 डेल्टा नॉट, और ये कितना आएगा आपके पास 0.6 डेल्टा नॉट। बट यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको क्या, तो लिखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर आप इसको बोलते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, स्प्लिटिंग ऑफ दिस d ऑर्बिटल, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इनटू 2 सेट्स दैट इज योर T2g एंड Ag बाय द अप्रोचिंग ऑफ द लिगेंड, मतलब लिगेंड के आने की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है, बाय द अप्रोचिंग ऑफ द
ligand and this gap is known as your crystal field splitting energy, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा नॉट से। ठीक है, हम ये चीज समझ चुके हैं ऑलरेडी, या फिर आप इसको बोलते हो 10 DQ। ठीक है, अगर आप देखो DQ के अंदर लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे 4 DQ और यहाँ पे 6 DQ, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 DQ होता है, दिस इक्वल टू 10 DQ, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका DQ के अंदर आंसर आएगा। ठीक है, तो 4 DQ और 6 DQ अगर DQ में गिवन, अदरवाइज डेल्टा नॉट में, मोस्टली क्वेश्चंस डेल्टा नॉट में ही होते हैं आपके। ठीक है, दूसरी चीज है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास ये वाला। अब है क्रिस्टल फील्ड, वो मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दोनों टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कभी भी इनको मिक्स नहीं करना। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे है, एक कॉम्प्लेक्स लेती हूँ मैं। ठीक है, PiH2O6 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आएगी आपके पास। ठीक है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, यानी कि D1। ठीक है, आपको निकालना आना चाहिए कितने D इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट बचते हैं, आपको D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। अगर वहां भी आपको डिफिकल्टी आती है कि D ऑर्बिटल्स हमको पता नहीं चलता कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आप मुझे बताना, आपको एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर D1, तो D1 में आप कैसे लिखोगे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देखो T2G और ये आपके पास EG। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा, T2G वाले में, सिर्फ हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे कितना था, देखो यहाँ पर -0.4 था, तो अगर मैं इसकी निकालना चाहूँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो कितनी आएगी, -0.4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा, -0.4। ठीक है, यानी -0.4 डेल्टा नोट। तो अब यहाँ पर आपके पास अगर डेल्टा नोट की वैल्यू गिवन होगी, मान लेते हैं मेरे पास कुछ वैल्यू, मान लेते हैं मेरे को डेल्टा नोट गिवन है 20300 पर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मेरे पास इतनी वैल्यू गिवन है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर डेल्टा नोट की वैल्यू पुट कर दूंगी, कितना आएगा, -0.4 इंटू 2300, तो कितना, 8120 पर सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या होगी आपकी, जो ये गिवन है डेल्टा नॉट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये जो डिफरेंस होता है 1 डेल्टा नॉट होता है, तो डेल्टा नॉट क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब जो दोनों साइड में आपका ब्रेक हुआ है तो वो डिफरेंस कितना है, डी डेल्टा नॉट है, और डेल्टा नॉट कितना गिवन आपको, इतना। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो कितनी हुई आपकी 20300 पर सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो आपको पता है कि T2G सेट जो होता है वो स्टेबलाइज करता है बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी फ्रॉम द बैरी सेंटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना होगा, वो -0.4, जो भी वैल्यू निकल देगी, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन 3 जितने भी हैं, सिर्फ T2G वाले आपको इंक्लूड करने हैं। ठीक है, ये वाले जितने, मतलब ये वाला T2G सेट और जितना आपका डेल्टा नॉट प्रोवाइड करेगा, डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा -8120 पर सेंटीमीटर, ये आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। मतलब कि देखो जो आपके पास T2G सेट है वो 0.4 यानी कि -0.4 इंटू जो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे T2G में, वो मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास आंसर आएगा वो CFSE होता है, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है ना, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ 1 डेल्टा नॉट, यू कैन से 10 DQ। ठीक है, तो लिखो, क्योंकि उसके बाद हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, पहले तो ये पढ़ लेते हैं, सब फैक्टर्स आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे। सिग्निफिकेंस, क्योंकि एक्चुअली कोई बताता नहीं है कि क्या सिग्निफिकेंस होता है 10 DQ का। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये आपके पास जो 10 DQ है या फिर इसका बोलते हो 1 डेल्टा नॉट। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म होती है जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से आता है कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक, देखो जो 10 DQ होता है वो आपके पास एक पोटेंशियल टर्म होती है। ठीक है, इसको बोला जाता है पोटेंशियल टर्म है, मतलब क्वांटिटेटिव टर्म है जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हो कितनी क्वांटिटी में कोई चीज हुई है, जो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स में। ठीक है, तो यानी कि आप इसको लिख क्या सकते हो कि ये एक पोटेंशियल टर्म है, पोटेंशियल टर्म जो कि क्वांटिटेटिव होती है।
मतलब जिसका आप निकाल सकते हो कितना अमाउंट में, कितने एक्सटेंट तक वो चीज हुई है, ठीक है, क्वांटिटेटिव टर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल टर्म होती है, टेंटेटिव पे क्वांटिटेटिव टर्म होती है, तो एक्चुअली यहाँ लिख लो जो डी होता है वो क्या होता है और क्यू होता है वो क्या होता है, तब हम उसको मल्टीप्लाई करके जो निकालेंगे वो आपका ओवरऑल रिजल्ट होता है, ठीक है। डी क्या होता है 35 ZE 4A5, मैं आपको बताऊंगी क्या होता है ये, ठीक है। क्यू क्या होता है आपके पास, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो डी क्यू टर्म बनती है आपकी, ठीक है। मैं समझाती हूँ क्या होता है एक्चुअल में वो, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे ना दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा यही आएगा, ठीक है। तो ये डी क्यू है आपके पास। अब यहाँ से देखो मैं आपको जब फैक्टर्स पढ़ाऊंगी ना तो वहां का बहुत यूजफुल होने वाला है, ये देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होगा। यहाँ देखो इसको आर ऐसे लिख लो, मेन रेडियस है ये, ठीक है। जेड जो होता है ना, जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन लाइगेंड चार्ज। अब जो आपके पास मेन होगा मैं बता दूंगी कौन से टर्म है, सिर्फ ए आपके पास ज्यादा मेन होगी यहाँ पर, ठीक है। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, मेटल और लिगेंड के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। आर रिप्रेजेंट करता है एवरेज रेडियस ऑफ मेटल, डी मेटल, ठीक है, क्योंकि हम डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़। क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेन आपके पास क्या है वो बता देती हूँ। जो डी क्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर R4 एंड डी क्यू इज योर इनवर्सली रिलेशन विद द A5, ठीक है। ये दो बस ध्यान रखने हैं, बाकी थोड़ा समझाना तो इसमें सारा बताया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है क्या क्या मेन चीज, R4। अब मुझे एक बात बताओ, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, आप पढ़े तो 3D 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज होती है, 3D देन 4D देन 5D। टॉप टू बॉटम मुझे पता है इफेक्टिव जो साइज होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। 3D देन 4D देन 5D, मतलब जनरल केस ले रहे हैं हम, ठीक है। बात वो मत समझ लेना कि लैंडहार्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, डिक्रीज होता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है, वो हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे। हम सिंपल क्या कंसिडर कर, टॉप टू बॉटम में पास साइज बढ़ता है, ठीक है, इफेक्टिव साइज। तो अब देखो यहाँ पर जो आपके पास 3D होगा देन 4D होगा देन 5D होगा। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि जो डी ऑर्बिटल होता है डिफ्यूज होता है नेचर में, है ना। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इंक्रीज करता है। डिफ्यूजन वाला लेक्चर देख लेना मेरा, डिफ्यूजन इंक्रीज कर, डिफ्यूज एक वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, वहां को क्लियर हो जाएगा क्या होता है डिफ्यूजन, ठीक है। तो डी से ज्यादा डिफ्यूज होता है 4D, 4D ज्यादा डिफ्यूज, 3D से ज्यादा डिफ्यूज होता है 4D, 4D ज्यादा डिफ्यूज होता है 5D, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन बढ़ता है, अब साइज बढ़ रहा है, ये लगा लो साइज इंक्रीजेस। अगर मेरे पास साइज इंक्रीज करेगा, एक बात बताओ, दिस इज योर एवरेज रेडियस ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मेटल डी ऑर्बिटल का अगर ये साइज है, रेडियस है, तो ये लेफ्ट टू राइट क्या मतलब टॉप टू बॉटम एक्चुअली ये, ठीक है, लेफ्ट एंड टॉप टू बॉटम 3D 4D देन 5D, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज, मतलब टॉप टू बॉटम 3D 4D 5D साइज, 3D 4D 5D सीरीज में क्या करेगा, साइज इंक्रीज करेगा। और अगर साइज इंक्रीज करेगा तो एवरेज रेडियस इंक्रीज करेगा मेटल डी ऑर्बिटल का, है ना। तो यानी क्योंकि मेरे पास क्या है, एक तरीके से साइज अगर आपका बढ़ रहा है, दिस इज 3D देन 4D देन 5D, तो रेडियस भी तो ऑटोमेटिकली बढ़ता है आपका, ठीक है। रेडियस बढ़ेगा तो DQ बढ़ेगा, और DQ क्या होता है आपके पास, T2G और EG के बीच का डिफरेंस, है ना। तो ये जो होता है आपका, यानी कि ये चीज बढ़ेगी, ये गैप बढ़ेगा, स्प्लिटिंग बढ़ेगी, है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे जैसे 3D से 4D चलेंगे, 4D से 5D चलेंगे, तो ये स्प्लिटिंग आपकी इंक्रीज होती है, ये गैप बढ़ता है। दूसरी बात, A5, A के इनवर्सली प्रोपोर्शन, A क्या होता है यहाँ पर, मेटल लिगेंड डिस्टेंस। अगर मेटल और लिगेंड का डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब दोनों बहुत पास आ रहे हैं, तो DQ बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब क्या, अगर दोनों बहुत पास आएंगे, ठीक है, रिपल्शन देखो, अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्शन से पास आए हैं वो, है ना, जितना पास आएंगे रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा पास आए वो
उतना ज्यादा उनके बीच में स्प्लिटिंग होगी, मतलब ये गैप बढ़ेगा। तो ये दो चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो आई होप अभी समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा नॉट, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं। दो ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम दो ही के बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल और लाइगेंड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने मेटल का फैक्टर पढ़ा, एक लाइगेंड, मेटल और लाइगेंड के डिस्टेंस की बात की यहाँ पर, ठीक है। तो देखो किस तरीके से, देखो यहाँ पर ध्यान से, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले, मतलब डेल्टा नॉट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज होती है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेचर ऑफ मेटल आयन, देखो यहाँ पे जो नेचर होता है बेटा मेटल आयन का, उसमें क्या होता है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एक मेटल के ऊपर, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही उसका साइज क्या होगा, मतलब जेड इफेक्टिव, मतलब इसको बोलते हैं साइज क्या करेगा, उतना ही डिक्रीज करेगा। देखो ध्यान से, एक मैंने मान लिया आपके पास मेटल है, एक कोई मेटल है सिंपल न्यूट्रल, ठीक है, डी ऑर्बिटल वाला एक मेटल, फिर मैंने इसके ऊपर चार्ज इंक्रीज कर दिया M पॉजिटिव, फर्दर चार्ज इंक्रीज कर दिया +2। तो आपका कंसेप्ट आता ही है जो आप पढ़ते हो पीरियोडिसिटी में, कि जैसे जैसे आपके पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, जैसे जैसे आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जाते हो, न्यूक्लियस का होल्ड बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज रिड्यूस हो जाता है ना। तो यानी कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द oxidation state of metal, higher the oxidation state of metal, higher will be the secondary interaction। देखो ध्यान से कैसे वो बताती हूँ, प्राइमरी एंड, हायर विद द प्राइमरी एंड। देखो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे एक मेटल मेटल था मेरे पास आयन के फॉर्म में, यहाँ लाइगेंड था। अप्रोच करते सबसे पहले प्राइमरी इंटरेक्शन में क्या होता है, अट्रैक्शन होती ज्यादा है ना, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ऑब्वियसली ज्यादा ही, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसको, जितनी ज्यादा प्राइमरी इंटरेक्शन होगी उतना ज्यादा सेकेंडरी इंटरेक्शन, मतलब उतनी ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगी, है ना, तो उतना ही ज्यादा। अब मैंने आपको बताया था ना, जितना ज्यादा पास आएंगे सेकेंडरी इंटरेक्शन में क्या होगा, जितना ज्यादा पास आएंगे, देखो प्राइमरी इंटरेक्शन में ये था, सेकेंडरी इंटरेक्शन में क्या होगा, यहाँ तक अप्रोच करके जितना पास आएंगे, अब मैंने आपको समझाया था मेटल लाइगेंड से जितना कम होगा, यहाँ पर कम होगा ना सेकेंडरी इंटरेक्शन में, उतना ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा प्राइमरी इंटरेक्शन उतनी ज्यादा सेकेंडरी इंटरेक्शन, उतना ही ज्यादा जो होगा DQ होगा, मोर विल बी द DQ, और यू कैन से डेल्टा नॉट, या फिर आप कह सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, CONH3 पॉजिटिव 3, ठीक है, एक ले लिया मैंने एग्जांपल CONH3 6 2 पॉजिटिव। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरिजन करो, बाकी तो सेम आपके पास, मेटल भी सेम है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, अमोनिया लाइगेंड भी सेम है, तो रह गया कि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ठीक है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा डेल्टा नोट, तो डेल्टा नोट इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास नेचर ऑफ लाइगेंड, जो आपके पास ये एक्चुअली जो आपके पास डेल्टा नोट आती है वो नेचर ऑफ लाइगेंड पे किस तरीके से डिपेंड होती है, वो आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जिसे हम सुचेडा सीरीज भी कहते हैं। तो वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद रखनी है, उसी के बेस पर क्या होता है सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं आपके, ठीक है। देख, नेचर ऑफ लाइगेंड, देखो नेचर ऑफ लाइगेंड में कैसे डिपेंड करता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ONC, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी सीरीज बनेगी पूरी, ऑक्सीजन वाले पहले आएंगे, फिर नाइट्रोजन वाले, फिर कार्बन वाले। देखो ध्यान से कैसे, सबसे पहले तो हैलोजन ही आते हैं,
HCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, F नेगेटिव। कई बार ये क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, F नेगेटिव। देन आपके पास आता है NO3 नेगेटिव। ये भी क्वेश्चंस में कई बार अटका देते हैं, तो आप ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है। पहले तो आपके पास यहाँ पे लिख लेना हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन वाले, देन कार्बन वाले, ठीक है। अभी ऑक्सीजन वाले आएंगे आपके सारे। फिर आएगा आपके पास हाइड्रोक्सी वाला, फिर आपके पास आता है ऑक्सलेट, ठीक है, फिर आता है ऑक्सो, फिर आप वाटर, फिर आपके पास आता है NCS नेगेटिव, PPH3, फिर आपके पास आता है EDTA, आता है ग्लाइसिन, फिर आपके पास आता है pyridine, जो होता है वो लगभग अमोनिया के बराबर ही होता है, इथाइलिन डायअमीन, ठीक है। फिर उसके बाद बाइपिरिडाइल, फिर उसके बाद फिनेंथ्रोलिन, देन आपके पास आता है NO2। देखो ध्यान से, यहाँ NO3 था नाइट्रेट, ये नाइट्राइट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत है। फिर आता है NO नाइट्रोसर, ठीक है, साइनाइड CONO। यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लेना, नाइट्रो, यहाँ पर ना आपके पास इन दोनों के बीच में ग्रुप्स आते हैं, PPH3 वाला भी आएगा, CH3, PR3, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ग्रुप्स ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाले तो आपको ना इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, आपको याद ही रखने पड़ेंगे। कैसे ध्यान रखते हो, देखो ध्यान से, हैलोजेंस पहले आते हैं आपके पास, कुछ ये थोड़ा सा ट्रिक हो सकती है, बाकी आपको ध्यान तो रखने पड़ेंगे ये, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जो भी आपके पास ये जिनके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं ना, वो बाद में आते हैं सारे, जैसे नाइट्रोसल, कार्बोनल, साइनाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फिनेंथ्रोलिन, बायोपिरिडीन, इथाइलिन डायअमीन, ठीक है। ये अमोनिया यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ पे दो है, तो ज्यादा, इसकी ज्यादा होगी प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पर देखो CH3, ये क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ठीक है, और ये ट्राई अल्काइल फोस्फीन। तो ये वाले जो है ना, ये ग्रुप्स, ये कई बार पूछे जा चुके हैं पेपर में, ये वाले, दिस वन, ये तो आपके पास पाई एसिड्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है। अब ये जो होते हैं ना आपके पास, ये वाले वीक होते हैं। देखो ध्यान से, जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया से पहले वाले सारे क्या होते हैं, वीक, अमोनिया के बाद वाले सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, ठीक है। तो इसको लिख लो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब काम आएगा आपके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, ठीक है। और दीज जो बाकी बच गए अमोनिया से पीछे, उन्हें हम बोलते हैं वीक फील्ड लाइगेंड्स, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ऑक्सीजन वाले पहले आए हुए हैं, देखो सारे ऑक्सीजन वाले, फिर नाइट्रोजन वाले आए हुए हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया हो गया, इथाइलिन डायमीन, सारों में नाइट्रोजन आता है, पिरिडीन, सब में नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। देन कार्बन वाले, C वाले सारे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये हिंट है, बाकी आपको ना ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं सारे वाले, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर क्या ना, नाइट्रोजन से अटैच होता है NCS नेगेटिव में, और यहाँ पे S से, क्योंकि लोन पेयर इसके पास है, तो यहाँ से S से अटैच होगा, यहाँ नाइट्रोजन से अटैच होगा, थोड़ा ध्यान रख लेना ये, ठीक है। जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और एक आपके पास थर्ड फैक्टर जो बचता है, वो होता है आपके पास थर्ड फैक्टर है पोजीशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, या फिर आप कह सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द डी ऑर्बिट, जो मैं आपको भी समझा चुकी हूँ 3D 4D 5D में कैसे होता है, ठीक है। थर्ड फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, या फिर आप कह सकते हो डी ऑर्बिटल का, ठीक है, डी ऑर्बिटल, या फिर आप कह सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि 3D 4D 5D। टॉप टू बॉटम मैंने अभी बताया था आपको, डेल्टा नॉट क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी बढ़ेगी। ये वाला जो गैप होता है T2G और EG वाला, वो आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। अब बताओ, अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, आज मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देती हूँ, डेल्टा नॉट वाला और पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो आपको कैसे आप लो स्पिन हाई स्पिन इंक्लूड करते हो उसके अंदर।
उसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन सीरीज ले लेंगे, ठीक है। मतलब इससे जो भी मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन होंगे या फिर और भी कोई क्वेश्चन होंगे जो इसी से रिलेटेड हैं, वो सारे हम एक क्वेश्चन सीरीज नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है आपके पास पेयरिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट, पेयरिंग एनर्जी है ना, वो ही आपने देखा होगा, पी से लिखा होता है आपके पास कई बार डेल्टा नॉट प्लस 1p लिखा होगा 2p जिस तरीके से, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होता है ना, पेयरिंग एनर्जी का मतलब ये होता है दो टर्म से मिलकर बनती है। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन प्लस एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। देखो यहाँ पर अब मेरे पास क्या है ना, ये मैंने T2G वाला ले लिया एग्जांपल के लिए, ठीक है, T2G। अब एक बात बताओ मुझे, एग्जांपल लेते हैं D2 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पेयरिंग नहीं करते, पेयरिंग नहीं करते मतलब क्या, पहले आप सिंगली फील्ड करते हो क्योंकि आप हंट्स रूल को फॉलो करते हो, क्योंकि हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो पहले हम रूल्स को फॉलो करते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए ऑर्बिटल के अंदर, और आपका हंट्स रूल मतलब कि सारे सिंगली फील्ड होने चाहिए ऑर्बिटल्स। तो देखो तो D2 है, अब देखो मुझे इसको पेयर करवाना है। आपके पास जैसे मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जाम्पल ले लिया। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे एक ऑर्बिटल के अंदर मतलब मुझे एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मतलब इसके अंदर ये हमारे हमेशा ऐसा क्यों होता है, हम हमेशा हंट्स रूल क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखने में, उसी को हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। देखो ये दो टर्म से कैसे मिलके बनी, अगर मुझे इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से लेके मैं इसको यहाँ आ गई, इसको रहने दो, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको रहने दो। अब मुझे इसको यहाँ से लेके यहाँ पर आना है, तो क्या करूंगी मैं, यहाँ पर एज इट इज ले आई। अब यहाँ पर इनके बीच में, क्योंकि दोनों की जो स्पिन है ना वो एक जैसी है, अब लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं एक दूसरे के लिए, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो सेम चार्ज है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज तो रिपेल तो करेंगे सेम चार्जेस। तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन यहाँ पर काम कर रही है। पहली बात, उठा के मैं यहाँ तो ले एक ऑर्बिटल के अंदर, पेयरिंग का मतलब क्या होता है, एक ऑर्बिटल के अंदर पेयर कर देना, मतलब मुझे इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए इसको पेयर करने के लिए, ठीक है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहले क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इनके बीच में, ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसी एनर्जी देनी पड़ेगी जो इसकी जो स्पिन है एक की स्पिन को रिवर्स कर दे, क्योंकि तभी वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, है ना। कि देखो हम ऐसे बोलते हैं ना प्लस हाफ माइनस हाफ तभी एग्जिस्ट करता है ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे क्या करना पड़ा, पहली स्टेज तो आई कि मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक उठाने में जो एनर्जी खर्च हुई मेरी वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक है। दूसरा स्टेप मैंने क्या किया, एक्सचेंज एनर्जी, मतलब इसकी स्पिन को एक्सचेंज करने के लिए प्लस हाफ से माइनस हाफ करने में कितना चेंज आया उतनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यानी कि एक तो प्लस हाफ है एक माइनस हाफ, इसी को मैंने रिवर्स कर दिया, इसकी डायरेक्शन को मैंने रिवर्स किया, तो कितनी एनर्जी, इसको करो एक ही बात है, किसी एक को कर दो, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन तभी वो स्टेबलाइज होंगे। यानी कि मैं जो बस पेयरिंग एनर्जी थी, यही तो पेयरिंग एनर्जी है, मतलब एक पेयर अप कर देना एक सिंगल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को, दिस इज अ पेयरिंग एनर्जी एंड दिस इज मेड अप ऑफ द 2 टर्म्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड दिस इज एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इतनी प्रोवाइड करनी एनर्जी आसान नहीं होती, तो इसीलिए हमारे पास 2 टर्म्स आई, कौन कौन सी, एक आती है आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, और एक होती है आपके पास वीक फील्ड लाइगेंड्स, वीक फील्ड लाइगेंड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स कौन से होते हैं, जो मैंने आपको सीरीज करवाई, अमोनिया और अमोनिया से ज्यादा जितने भी लाइगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स एक्ट करते हैं, और उससे पीछे वाले सारे वीक फील्ड लाइगेंड्स। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको सारा समझाऊंगे कहाँ से क्या टॉपिक, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन कई टॉपिक्स में आ जाए, खासकर अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। मैट्रिक्स से जो भी अमोनिया कॉम्प्लेक्स आता है वहाँ कई बार लो स्पिन लिखा जाता है, कई बार हाई स्पिन लिखा जाता है, तो कैसे आता है वो भी समझाऊंगी। देखो आपके डाउट सारे क्लियर होंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद हम टेट्राहेड्रल का कंसेप्ट करेंगे, और आपके पास फिर एक क्वेश्चन, तो आपके पास 2-3 वीडियोस और बनेंगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, ठीक है। तो 2-3 वीडियोस आपकी बन जाएंगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की।
अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स कौन से होंगे, जो अमोनिया के बाद वाले। अब वो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं। मतलब क्या, क्योंकि नेचर ऑफ लाइगेंड के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है ना, स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग क्या होगी, डेल्टा नॉट वहां पर इंक्रीज करती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला गैप बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेंगे, अब इतनी एनर्जी देनी आसान नहीं होती। ये जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन सोचते हैं कि हम नीचे ही रहें और बैठ लें। मतलब क्या, पेयर होना ज्यादा फायदेमंद होता है उनके लिए। लेकिन अगर वीक फील्ड लाइगेंड्स हुए, वीक फील्ड का मतलब क्या होता है, डेल्टा नॉट कम होता है, मतलब एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये वाला डेल्टा नॉट अगर आपका कम हुआ तो क्या होगा, इतनी एनर्जी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ इन इलेक्ट्रॉन्स को कि ये जंप करके आपके हायर ऑर्बिटल में चले जाएं, ईजी सेट में चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर ज्यादा हुआ, मतलब अगर मेरा कहने का ये है, डेल्टा नॉट अगर ज्यादा है पी से, हर जगह आपको टर्म लिखी मिलती है, ये डेल्टा नॉट इस पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, मतलब ये वाला ज्यादा है तो पेयर होना आसान है, तो पेयरिंग एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू दिस डेल्टा, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी एनर्जी हमारे पास रूम टेम्परेचर पर नहीं होती कि हम इसको यहाँ से यहाँ पहुंचा सकें। इसका मतलब क्या, डेल्टा नॉट जब भी पी से ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होंगे और हमारे पास नीचे ही इलेक्ट्रॉन क्या कर ले जाएंगे, पेयर अप होना स्टार्ट कर देंगे, जिसे हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। समझेंगे क्या होता है बाद में, ठीक है, एक बार हम क्लियर कर लेते थोड़ा सा। यहाँ देखो, अगर मेरे पास, इसका मतलब क्या है, डेल्टा नॉट कम है, इसका जस्ट रिवर्स, डेल्टा नॉट थोड़ा सा तो पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, मतलब ये एनर्जी इतनी कौन देगा रूम टेम्परेचर पे, इससे अच्छा तो क्या है, थोड़ी सी एनर्जी दो और ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। मतलब डेल्टा नॉट बहुत कम है, ये वाला गैप कम है, तो आपको ये पेयरिंग एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, तो पेयर करने के लिए इतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती रूम टेम्परेचर पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इतनी एनर्जी दे देंगे थोड़ी सी कि ये इस बैरियर को क्रॉस कर सके और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सके आपका हायर एनर्जी लेवल में। तो जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन। ऊपर जाएगा तो हाई स्पिन, नीचे ही रहेंगे, पेयर होना रहे, पेयर करना अगर वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा पेयर होना, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अथवा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि क्या होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना बेटा, उसके अंदर आपके पास D2sp3, मतलब कि अंदर वाले d ऑर्बिटल्स यानी कि 3d यूज होते हैं, जबकि इसके अंदर आपके पास 4d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। इसमें बनती है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन sp32, क्योंकि बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, अंदर वाले यूज हो रहे हैं D2sp3, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से होता है, तो वहां पर आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर मैं एग्जांपल भी दूंगी, सारे एग्जांपल्स को हम ट्राई करेंगे किस तरीके से लो स्पिन बन रहा है, किस तरीके से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, ठीक है। तो वहां पर एक बार ये आप पूरा पढ़ना, इस वीडियो को अच्छे से क्लियर करना, देखना, नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। उसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्वेश्चंस के साथ इसी पूरे कंसेप्ट को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।